हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इग्नू एलएसई। तो आज हम आ गए हमारे नए वीडियो के लिए, जिसमें हम बात करेंगे इग्नू एलएसई 9 के ब्लॉक 2 यूनिट 4 के। जिस तरह से आपकी रिक्वेस्ट आई कि हर एक ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्लॉक 2 यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ये देख रहा हूँ कि व्यूज़ तो ठीक ठाक है, आप लोग देख भी रहे हैं वीडियोज़, बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अनसब्सक्राइब जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है ब्लॉक 2 में, उसका नाम है मेटाजोन या पॉरीफेरा के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। तो मेटाजोन्स जो है उसमें तीन चीज़ें हैं, मेसाजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। देखिए जो मेटाजोन्स हैं उसमें हम अगर बात करें तो ये चीज़ होती है कि जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जितना भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो जब वो स्मॉल सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं तो उनके बीच में कनेक्शन होते हैं। ठीक है, यानी जो लास्ट वाला जो सेक्शन होगा वो अपने से कॉम्प्लेक्स वाले के बीच का एक इंटरमीडिएट होगा। तो जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेटाजोन्स हैं, मेटाजोन्स में तीन तरह के होते हैं, मेसोजोआ, पैराजोआ और यूमेटोजोआ। पैराजोआ में हमारा प्लेकोजोआ और पॉरीफेरा आता है, जिसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। पॉरीफेरा बेसिकली सारे स्पॉन्जेस इसी में आते हैं। यहाँ पर जो यूमेटोजोआ है, ये कुछ समझने की चीज़ इसमें ये भी है। देखिए, अगर मैं पॉरीफेरा की बात करूँ तो पॉरीफेरा कैसे होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, कोई सिमेट्री नहीं होती इनमें, पोरली डिफाइंड टिश्यूज होते हैं इनके, किसी तरह का ना ऑर्गन दिखता है ना माउथ, मतलब बात करें तो बिल्कुल अनस्पेशलाइज्ड बॉडी होती है इनकी। पोरस बॉडी सर्फेस, पोरस बॉडी सर्फेस का मतलब ये है कि रेस्पिरेशन वगैरह जो भी होगा वो इसी के थ्रू होगा। बट अगर हम बात करें यूमेटोजोआ की, जो कि खुद एक क्लास है किसका, मेटाजोन्स का, खुद एक पार्ट है। पर यहाँ पर दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अगर हम यहाँ बात करें तो ये बिल्कुल भी स्पेशलाइज्ड नहीं है जो पॉरीफेरा है हमारा। बट अगर हम यूमेटोजोआ की बात करें तो यूमेटोजोआ क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऑर्गन होता है, माउथ होता है, इवन डाइजेस्टिक ट्रैक भी होता है। तो यूमेटोजोन कैन बी द लिंक, हम कह सकते हैं एक तरह की लिंक है ये। ठीक है, अपने से सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स के बीच का। ठीक, अगर हम यूमेटोजोआ की बात करें तो रेडिएटा है, उनमें बायलेट्री है। तो रेडिएटा वो होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे नाइडेरिया है आपका, या किटेनोफोरा है, वैसे इसमें बायलेट्री होता है। तो ये तो हो गया पॉरीफेरा के बारे में कुछ बात। अब हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने, जिनका नाम है कोरल रीफ्स। ठीक है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि कोरल रीफ क्या है, कितने टाइप की है, फॉर्मेशन कैसी है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ उन्हीं नोट्स को आपके सामने रख रहा हूँ जिसको आपको एग्जाम में लिखना, आपको बस इसको समझना है। देखिए कोरल रीफ के बारे में अगर हम बात करें तो होते क्या हैं। कोरल रीफ जो है अपने आप का अंडर वाटर इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या हो रहा हो, इंटरेक्शन हो रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर कोरल रीफ जो है, बेसिकली कोरल रीफ क्या है, एक नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का क्या है, एक लिंक है। कोरल जो होता है वो सारा का सारा स्टोनी पार्ट होता है। देखिए जो वाटर है समुद्र का, उसमें क्या है, ज़्यादातर कैल्शियम है, इस तरह के मेटल्स पाए जाते हैं उनमें। तो उन्हीं के एक्यूमुलेशन से क्या होता है, एक तरह का स्टोनी स्ट्रक्चर बन जाता है। और उन स्ट्रक्चर पर रहने के लिए जो रीफ है हमारी, यानी रैपिडली ग्रोइंग कैल्सियस रेड एंड ग्रीन एल्गी इंटरेक्टेड विद लाइम, जो भी जो रेड और ग्रीन एल्गी है, वो क्या होते हैं, जितना भी लाइमस्टोन यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे वाटर में मिलता है, उनके साथ क्या होते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं। तो इसी तरह से कोरल रीफ की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो स्टोनी पार्ट है, ठीक है, स्टोनी है, कोरल है या रीफ है, दो तरह के हो गए, तो स्टोनी कोरल हो गया और एक हो गया रीफ। ठीक है, तो होता क्या है कि जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से रिलेशनशिप में जाते हैं, ये इंटरेक्शन होता है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, अंडर वाटर इकोसिस्टम। तो जितना भी जो बहुत तेजी से क्या होता है, कैल्सियस रेड और ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, आपस में इंटीग्रेट होते हैं और एक रीफ की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो कोरल रीफ है जो भी है, इसकी जो फॉर्मेशन, इसमें बहुत ही साल लगते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता है, पहले थोड़ा फिर थोड़ा और इस तरह से इकट्ठा होते जाते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है इसको एक्यूमुलेट होने में। रही बात एनर्जी की, तो जितने भी ब्लू एल्गी है उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, प्लैंकटन से। सो प्लैंकटन जो हमारे वाटर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जितना जो एल्गी रह रहे हैं, एल्गी जो रह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, सनलाइट के थ्रू अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना एनर्जी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं कोरल्स को। ठीक है, तो इस तरह से उनके बीच में रिलेशनशिप चलता रहता है। वहीं प्लैंकटन्स क्या होता है, रिसोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होते हैं। तो यही हेल्प करता है एक तरह से कोरल की फॉर्मेशन में, जो भी एक तरह का लाइमस्टोन जो बनेगा या फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा जिस पर एल्गी रहेंगे, तो वो यहाँ पर इसी तरह से फॉर्म होता है। तो ये तो होगी कोरल रीफ की बात। अब बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कोरल रीफ। तो कोरल रीफ जो है बेसिकली आपको 3 टाइप्स की याद रखनी है, फ्रिंजिंग, बैरियर्स और एटॉल्स। ठीक है, फ्रिंजिंग की बात करें या जिनको हम शोर रीफ्स भी बोलते हैं। ठीक, एक तरह से क्या होता है, प्लेटफॉर्म ऑफ रीफ अटैच टू द शोर। जो किनारा होगा ना, किनारे से जुड़े हुए होंगे। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक आइलैंड है, ये आइलैंड है, इसके साथ जुड़े हुए हैं अगर कोरल रीफ, तो वो क्या कहलाएंगे, फ्रिंजिंग या शोर रीफ। लहरें, शोर का मतलब लहर, तो लहर जहाँ टकराती है उन जगहों पर इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म ऑफ रीफ। एक तरह से प्लेटफॉर्म बन जाता है जो भी किनारे पे होता है, और किसी भी तरह का लगून की फॉर्मेशन नहीं होती। लगून क्या होता है, मान लीजिए जैसे कि कोई बहुत ही छोटा सा इलाका है, मान लीजिए कोई टापू है, तो उसके बीच में कोई पानी का सोता, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से लगून बोलते हैं। तो फ्रिंजिंग या शोर रीफ में क्या होता है, एक तरह से प्लेटफॉर्म बन जाता है शोर के अराउंड, जो भी आइलैंड है आपका उसके अराउंड क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, और किसी भी तरह की लगून की फॉर्मेशन नहीं होगी। वहीं दूसरा है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ क्या होता है कि पैरेलल चलता है, जो भी किनारा है मतलब पैरेलल चलेगा, और क्या बोलते हैं, छोटे छोटे लगून्स बनेंगे आसपास। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूरी तरह से क्या है, कंप्लीटली कवर्ड है, पर यहाँ पर किस पैरेलल चलेंगे, अटैच नहीं होते हैं। इनका कोई भी अटैचमेंट जो है वो रीफ के किनारे से नहीं होगा, सॉरी जो शोर है जो आपका आइलैंड के किनारे, उससे नहीं होगा, बिल्कुल अलग रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बैरियर रीफ। एक तरह से जिस तरह से बैरियर बैरियर बैरिकेड करते हैं ना रोड पे थोड़ी थोड़ी जगह पे, सेम उसी तरह से, इस तरह से, तो इसी को हम बैरियर रीफ बोलते हैं। उसके बाद है एटॉल्स। एटॉल्स क्या होते हैं कि रिंग शेप्ड इनक्लोज्ड ऑफ सर्कुलर लगून। ये अपने आप ही क्या करते हैं, अपने आप ही किसी भी जगह को इनक्लोज कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई समुद्र, कोई बहुत बड़ा रेगिस्तान या फिर कोई आइलैंड है या फिर समुद्र है, तो समुद्र में छोटी छोटी जगह पर रिंग्स बन जाना। ठीक है, छोटी छोटी जगहों पर रिंग्स बन जाना, रिंग के अंदर पानी और बाहर भी पानी, पर वो रिंग किस वजह से बनी है, कोरल्स की वजह से। जितने भी कोरल रीफ है वहाँ पर उगाए हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक रिंग फॉर्मेशन होगी जिससे छोटे छोटे लगून्स बन गए। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइप ऑफ कोरल रीफ्स। अब बात कर लेते हैं कुछ कोरल रीफ के फॉर्मेशन से रिलेटेड। देखिए कोरल रीफ जो है ना, दोनों जगह बन सकती है। हो सकता है कि वो बाहर की तरफ भी जा रही हो और सी की तरफ भी आ रही हो। ठीक है, टूवर्ड्स द सी विदाउट डिफिकल्टी, कैन ग्रो आउटवर्ड एंड टूवर्ड्स, किसी भी तरफ हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या लहरों की तरफ है, ये लहरों के बाहर है, ये तो किसी तरह से क्या बोलते हैं, बीच बीच समुद्र में ही बन गया। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल ग्रोथ इज लिमिटेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। देखिए होता क्या है कि जो वर्टिकल ग्रोथ होगी कोरल की, मान लीजिए होता क्या है कि जैसे पहले क्या था कि समुद्र का लेवल नीचे था, समुद्र का नीचे लेवल होने की वजह से क्या था कि सनलाइट ज़्यादा नीचे तक पहुंचती थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कि आइस जो है वो पिघलती गई, वैसे वैसे लेवल जो है सी राइस का वो बढ़ता गया, जिससे क्या होगी, जो कोरल का जो स्कल्पचर है वो भी धीरे धीरे सी लेवल से ऊपर आने लगा। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो वैसे वैसे लेस सन पेनिट्रेशन होता है, सन धीरे धीरे पहुंचेगा वहाँ, जिससे क्या होगा, उससे कमी आएगी इसमें नंबर ऑफ कोरल स्पीशीज में। तो कोरल स्पीशीज तभी बढ़ती है जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा होती है, इसीलिए जैसे जैसे समुद्र का लेवल बढ़ता गया वैसे वैसे कोरल्स हमें ऊपर की ओर आते दिखते गए, और उनकी काफ़ी काफ़ी ऊँचे, मतलब कुछ कुछ कोरल्स की हाइट तो लगभग लगभग एक पहाड़ के बराबर होती है अगर हम उनको नीचे से नापे तो। ठीक है, ये ऊपर में बीच में कूड़े की तरह नहीं तैरते, ये इनकी जो फॉर्मेशन है बिल्कुल नीचे सपोर्ट से होती है, बिल्कुल तल से। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, इनको तली यानी जो किनारा है वहाँ से उग जाते हैं, ये बीच में इनको तली में जगह मिल जाती है। तो इस तरह से जो रीफ की फॉर्मेशन होती है, तो रीफ क्या हो गया, एक तरह से इकोसिस्टम हो गया, और इसमें हमारे टाइप कितने, फ्रिंजिंग है, बैरियर रीफ है और एटॉल्स है। इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसमें अगला जो इंपॉर्टेंट वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस। जब मैंने टेस्ट दिया था, जब मेरा एग्जाम था, तब इस तरह का आया था कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी प्लेटीहेलमिन्थेस की। तो प्लेटीहेलमिन्थेस क्या होता है, बेसिकली सारे पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट वो होते हैं जो कि होस्ट पे रहते हैं और वहाँ से अपना पूरा न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ये कैसे होते हैं, सबसे पहले बॉडी डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, बॉडी कैसे होती है, फ्लैटेंड। आपने अगर जोक देखे हो तो वो भी इन्हीं में ही आते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, यानी एसिलोमेट क्या होता है, जिनमें किसी भी तरह का खाली स्पेस ना हो, कैविटी ना हो। अगला है डाइजेस्टिव सिस्टम, भी एब्सेंट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भैया पचा पचाया मिलता है तो इनको जरूरत है नहीं पचाने की, तो इसलिए इनके शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो प्रोटोनेफ्रीडिया टाइप होता है, मतलब फुली डेवलप नहीं होता। किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी या स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, क्योंकि इनको चिपक के रहना है। जुएं हो गया, पैरासाइट मतलब जोक को देख लें, आप अमरबेल को, तो उनमें किसी भी तरह का क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। जो हमारे पेट में टेप वॉर्म होता है वो भी एक तरह क्या प्लेटिहेलमिन्थ पैरासाइट ही है, तो उनके पास ना तो फुली डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम होता, ना ही बाकी कोई भी रेस्पिरेटरी या सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सब तो वो है कि न्यूट्रिशन पूरी जगह पहुंच जाए, पर उनको सब पचा पचाया मिलता है, तो इसलिए उनको ज़रूरत नहीं है। इनमें क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यानी सीधा
एग से सीधा ऑर्गेनिज्म बनेगा, फिर उनमें जिस जिस भी तरह का रिप्रोडक्शन है उसमें सीधा मेच्योर बनता है, किसी भी तरह का स्टेज नहीं आता है। ठीक है, जिससे कुछ में हम देखते हैं कि सब में लार्वल स्टेज मौजूद होती है। तो ये तो हो गई आपके ब्लॉक 2 यूनिट 4 की बात। इसमें आई होप कि आपको समझ में, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको जो भी डाउट वगैरह वो आपका तुरंत वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी वीडियोज़ आज अपलोड हो जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई चैनल। LSC को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।